प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9 कृतिका भाग 1 और मेरे संग की औरतें। राइटर का नाम है मृदुला गर्ग। सबसे पहले मृदुला गर्ग के जीवन परिचय के बारे में यदि हम संक्षिप्त परिचय जानते हैं। मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था। अदतन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाकार मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। मृदुला जी की कुछ रचनाएं मुख्य हैं: उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठगुलाब उपन्यास हैं। संगत विसंगत 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग चुंगते नहीं सवाल ये निबंध संग्रह है। मेरे संग की औरत के माध्यम से मृदुला गर्ग जी ने अपने परिवार की ही बूढ़ी औरतों के कहानी को उजागर किया है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी शैलियों का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और उवापों को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रमुखतः महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रित रूप भी मिलता है। चलिए तो इस कहानी का हम वाचन करें कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। राइटर लेखिका कह रही हैं कि मैंने सुना था कि मेरी भी एक नानी थी, लेकिन मैंने अपने आँखों से उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी, पर्दा पर विश्वास करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने विदेश चले गए थे, विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाजों के संग जीवन बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, अपने पति से बताया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो थी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश किए। लेखिका के स्मृति पटल पर सर्वप्रथम अपनी नानी का चित्र उभरता है। इन गद्यों के माध्यम से, इन पैराग्राफों के माध्यम से वे कम पढ़ी लिखी पर्दानशी औरत थी। उन्होंने अपने पति अर्थात हमारे नाना से भी, जो विलायत में पढ़े लिखे थे, कभी मुंह खोलकर बात नहीं करती। लेकिन मरते समय उन्हें अपनी इकलौती बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी इतनी चिंता हुई, वे सब लिहाज छोड़कर हमारे नाना के मित्र प्यारेलाल शर्मा से
पर्दे प्रथा को छोड़कर बात करने का संकल्प बनाया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमादार से। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रख रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उन्होंने साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। क्योंकि अब यहाँ आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि राइटर बताना चाहती है कि मेरी नानी ने प्यारे लाल शर्मा से कहा कि मेरी बेटी के लिए वर आप खोजिएगा, लेकिन वह साहब न हो, वरना आज़ादी का सिपाही हो, स्वतंत्र रहने वाला हो। उनकी इच्छा अनुसार मेरे माँ की शादी ऐसे युवक से हो गई जिसे आईसीएस की परीक्षा में बैठने से इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वह गांधीवादी था, और उन्हीं के कारण मेरी माँ को भी खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने का अभ्यास करना पड़ा था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि मगर चनखा खा जाती। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी को छीके पर टांग। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं। अब यहाँ आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर रात भर वह महिला साड़ी पहनने का अभ्यास करती हैं। क्यों नहीं कि उनकी दो वजहें थीं। पहली यह कि हिंदुओं के तमाम वसिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खास अभियुक्त थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात के वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के ढेर वाले भले लड़के आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़ाई सौंपी। उससे रोमांच क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा और नाना की रजामंदी भी रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी, शख्सियत थी उनमें खूबसूरती, नजाकत गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। राइटर बता रहा है, मृदुला गर्ग बता रही हैं कि उनकी ज़ुबानी राय जरूर मानी जाती थी और वो जो बात कह देती थी उसको पत्थर की लकीर मान करके उसका पालन होता था। इस
अवंती में लेखक ने अपनी माँ के महत्व का वर्णन किया है कि वे शरीर से दुबली पतली जरूर थी, किंतु खूबसूरत और ठोस निर्णय लेने वाली महिला थी। चूँकि वे अंग्रेज़ों की शक्ल सूरत वाले साहब बाप की बेटी थीं और ऐसे साहब ने अपनी बेटी की शादी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले खाली जेब किंतु शोहरत वाले लड़के से कर दी थी, इसलिए मेरे माँ की राय घर में हर कामों में लिया जाता था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।